हेलो, गुड नून। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। हमारे खास शो स्वस्थ रहो मस्त रहो में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता के आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला ब्लड डिसऑर्डर होता है। इस समस्या से खून बनने की क्षमता काफी धीरे हो जाती है, जिसके चलते एनीमिया के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। इनकी पहचान 3 महीने की उम्र में ही हो जाती है। इसमें बच्चे को खून की कमी होने लगती है, जिसके कारण बच्चे को बार बार खून की जरूरत पड़ती है। थैलेसीमिया 2 प्रकार के होते हैं। अगर पैदा होने वाले बच्चे के माता पिता दोनों के जीन्स में माइनर थैलेसीमिया होता है, तो बच्चे में मेजर थैलेसीमिया हो सकता है, जो बेहद खतरनाक होता है। लेकिन माता पिता में से एक ही माइनर थैलेसीमिया होने पर किसी बच्चे को खतरा नहीं होता है। अगर माता पिता दोनों को माइनर रोग है, तब भी बच्चे को यह रोग होने के 25% चांसेस होते हैं। तो स्वस्थ रहो मस्त रहो में आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया की। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आप हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। जो भी आपके ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब आप ये समझिए कि थैलेसीमिया ये जो बीमारी होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बोन डिफॉर्मेशन होती है। यूरिन जो है वो नॉर्मल कलर की नहीं होती है, वो डार्क कलर में यूरिन फ्लो होता है। बच्चे का जो विकास होता है, क्योंकि 3 महीने में ही इस बीमारी के बारे में पता चल सकता है, तो बच्चे का विकास धीरे होता है कंपेयर टू एक नॉर्मल बच्चे के विकास से। शरीर में थकान महसूस होती है। आपकी जो स्किन है उसका कलर स्किन कलर नहीं होता है, बल्कि उसका कलर येलो होने लगता है। आपका चेहरा सूखता जाता है। आपका वेट नहीं बढ़ पाता है, भले भी आपकी डाइट कितनी भी बैलेंस या न्यूट्रिशनस क्यों ना हो, लेकिन वो वेट आपका नहीं बढ़ पाता है। आपको फटीग के साथ साथ वीकनेस भी महसूस होगी। आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकती है। और हमेशा जिस भी व्यक्ति को थैलेसीमिया होता है, वो लगभग बीमार ही नजर आता है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, डायरेक्टर है हेमेटोलॉजी के फोर्टिस गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। हाय डॉक्टर राहुल, वेलकम ऑन आवर शो। डॉक्टर राहुल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि थैलेसीमिया को लेकर कई सारी बातें कही जाती हैं, और कई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको ये अपनी लाइफ में बहुत ही लेटर स्टेज में पता चलता है। ऐसा क्यों होता है? क्या लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है? कंचन जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो हमारी देश की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस बात को उठाया है और इतनी सरल भाषा में जो अभी आपने पिक्चर्स के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करी, वो थैलेसीमिया क्या बीमारी होती है। तो दोस्तों, एक बात समझना जरूरी है। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब वंशानुगत बीमारी है, जो हमारे माँ बाप के माध्यम से हमारे पास आती है और हम अनभिग होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, हम जन्म पत्री मिलाते हैं कंचन जी, बट हम अनभिग होते हैं कि थैलेसीमिया का जो जीन है वो हमारे अंदर ही होता है। मतलब माँ को थैलेसीमिया ट्रेट, फादर को थैलेसीमिया ट्रेट, और ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल हैं। बिल्कुल नॉर्मल मतलब बिल्कुल नॉर्मल, इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनको पता भी नहीं चलेगा, जांच भी नहीं होगी। इनके 36 गुण भी मिले होंगे शादी के साथ। शादी होती है, बच्चा आता है, बच्चा जब पूरा परिवार बच्चे की खुशी में फूला ना समारा होता है, 6 महीने की उम्र पे बच्चा पीला पड़ता जाता है। 3 महीने की उम्र से वो बच्चा रोता ज्यादा है, खाता कम है, धीरे 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 दुर्बल पड़ता जाता है, और 6 महीने पे जाके उसको पता चलता है कि इसको ब्लड लगवाने की जरूरत पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, हर महीने हर महीने हीमोग्लोबिन को 9 रखने के लिए, बच्चे के सही पोषण के लिए, सही विकास के लिए, सही हाइट के लिए, सही मानसिक रूप से उसको पूर्ण होने के लिए हीमोग्लोबिन 9 से ज्यादा रखना उसकी आवश्यकता बन जाती है। और इसी आवश्यकता से स्टार्ट होता है एक घटनाक्रम, जिसमें हर महीने माँ बाप को बच्चे को ले जाके खून लगवाना पड़ता है। डॉक्टर हाँ राहुल, दोस्तों, क्या ये खून लाइफ लगवाना थ्रेटनिंग पड़ता है। नहीं होता है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि 3 महीने से 6 महीने में पता चल जाता है कि बच्चे को थैलेसीमिया है, उसके बाद हर मंथ उस बच्चे को ब्लड चढ़वाना पड़ता है। क्या वक्त के साथ साथ ये डिजीज लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, या अगर बच्चे को ब्लड रेगुलरली चढ़ रहा है, उसका हीमोग्लोबिन एक पर्टिकुलर 9 क्रॉस रह रहा है, 9 प्लस रह रहा है, क्या हीमोग्लोबिन का फ्लक्चुएशन नहीं होता है अगर आपको ब्लड की ड्रिप लगातार महीने हर मंथ चढ़ रही है? कंचन जी, हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। हमें इसको थैलेसीमिया मेजर बोलना चाहिए।
और थैलेसीमिया माइनर बोलना चाहिए। मेजर में जो ब्लड लगता है वो आगे चल के हमारी जीवन के प्रति खतरा बनता है। देखिए, एक डेटा सर्वे ने बताया कि हमारे सपोर्ट के बनस्पत भी बावजूद भी बच्चे को 6 महीने की उम्र से 70-80 बच्चे 25 से 35 साल से ज्यादा अपनी आयु नहीं जी पाते। क्यों नहीं जी पाते? वो इसलिए नहीं जी पाते, जानलेवा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो लाल खून के साथ आयरन जो जाता है शरीर में, वो हार्ट पे, लिवर पे, पेनक्रियास पे इकट्ठा होके अल्टीमेटली हमारी मौत का कारण बनता है। हाँ दोस्तों, थैलेसीमिया मेजर आपके बच्चे को अपना फुल पोटेंशियल जीने से रोकता है। ये बात हमको समझना आवश्यक है। हमारे को थैलेसीमिया मेजर बच्चे को इस दुनिया में आने से बचाने के लिए सारे प्रयास करना आवश्यक होना चाहिए। डॉक्टर राहुल, क्योंकि आप इसी फील्ड को ट्रीट करते हैं, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, इतनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है ये, क्या कुछ ऐसे केसेस आपके पास आए हैं जहां आपको फील हुआ है कि इस चीज़ का अब कोई इलाज ही नहीं हो पाएगा, वो स्टेज पे पहुंच चुका रहता है जहां आपको लगता है कि कोई भी ट्रीटमेंट कर दी जाए? क्योंकि देखिए, बाकी सारी डिजीजेस जो है वो सर्जिकल होती है मोस्टली। अगर किसी को स्टोन है तो वो निकाला जा सकता है, किसी को कैंसर है तो कैंसर तक ठीक किया जा सकता है, लेकिन थैलेसीमिया, जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर किसी को मेजर थैलेसीमिया है तो उसके बर्थ को ही प्रिवेंट करना चाहिए। क्या आपके सामने ऐसे कोई केसेस आए हैं जहां आपको लगा हो कि इसका अब कोई इलाज हो ही नहीं सकता है? कहते जी, बहुत सारे इलाज नए इजाद हुए हैं। देश में अभी भी 8 से 10 हजार बच्चे हर साल थैलेसीमिया बच्चे पैदा होते हैं। पहला सवाल है, ये बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। हमें जागरूकता आपके इतने प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से इसको जागरूकता बढ़ानी है कि शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच करना आवश्यक होता है। अब रही बात इलाज की। इलाज दो प्रकार से इलाज है। एक, दवाइयों के माध्यम से जो आयरन शरीर में डिपॉजिट हो रहा है, जो हमारे अल्टीमेटली डिवाइस का कारण बन रहा है, हमारी मृत्यु का कारण बन रहा है, उसको निकालने का प्रक्रिया, जिसमें हमें आयरन के लिए टैबलेट, जिसमें हम कीलेशन कहते हैं, वो दवाई दी जाती है। दूसरा जो सबसे सरल इलाज है, जिसमें भारत सरकार तत्परता से मदद कर रही है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। मतलब सरकार आज की तारीख में फाइनेंशियल एड दे रही है 10 लाख तक की, बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा के नॉर्मल जीवन यापन करने का मौका दे रही है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कंचन जी, एक ऐसी चीज है जो थैलेसीमिया के बच्चों में लेस देन 10 साल में कराया जाए तो सबसे ज्यादा असर उस पर पड़ता है। अच्छा डॉक्टर राहुल, क्योंकि देखिए, हमारे देश में ना अवेयरनेस की थोड़ी कमी है मेडिकल फील्ड को लेकर। लोग अवेयर नहीं होते हैं, लोग हॉस्पिटल जाते हैं या हॉस्पिटल जाने को टालने की कोशिश करते हैं। ये तो टियर 1 सिटीज़ की बात हो गई, लेकिन उन टियर 2 सिटीज़ या टियर 3 सिटीज़ का क्या, जहां पर पेरेंट्स थैलेसीमिया को लेकर जागरूक नहीं है, जहां पर उनको ये पता ही नहीं है कि उनके बच्चे को क्या बीमारी है, उनका बच्चा क्यों वीक हो रहा है, और ऐसे करते करते अगर किसी व्यक्ति के 10 साल गुजर जाए तो क्या उनके पास कोई जीवन का ऑल्टरनेटिव होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंचन जी, 9 से 11 के बीच में हीमोग्लोबिन रखने से मेरी नॉर्मल ग्रोथ होती है। भारत सरकार ने आयरन, किलेशन और ब्लड सारे थैलेसीमिया में पूरे देश में फ्री देने का जो वादा किया था उसको पूरा किया है। तो पूरे देश में आयरन, किलेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्री मिलता है, विदाउट आपको रिप्लेस किए हुए। हर ब्लड बैंक का दायित्व है, हर स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है कि वो बच्चों की देखभाल करें। दूसरा इंपॉर्टेंट है, 18 साल तक भी आपके पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने की संभावना रहती है अगर आपके पास फुल मैच डोनर है। तो हाँ, अगर आपके पास डोनर है और आप जागरूकता आप हाथ में आ रही है ऐसे चैनल के माध्यम से, तब भी आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। और दोस्तों, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कुछ 80 से 90% सक्सेस तक आता है अगर वो फुल मैच हो। मतलब मेरे भाई बहन से फुली मैच हो तो 90% बच्चे क्योर हो जाते हैं। तो ये बात भी समझना आवश्यक है कि एंड ऑफ द रोड नहीं है। जब जागो तभी सवेरा वाली एनालॉजी बिल्कुल सही है कि जब आप जागते हो तभी आप थैलेसीमिया का इलाज तत्परता से करा सकते हो।
डॉक्टर राहुल, जिनको ये तो आपने मेजर थैलेसीमिया की बात की कि बोन मैरो एक ऑप्शन रहता है, 10 to 18 ईयर्स का बच्चों को वक्त भी रहता है। जिन लोगों को माइनर थैलेसीमिया हो और उनको इस बात की जानकारी लेट से पड़ी हो, उनके पास क्या इलाज रहता है? क्या ये जो ब्लड आप कह रहे हैं हर मंथ चढ़ाया जाता है, ये माइनर थैलेसीमिया वालों को भी चढ़ाया जाता है? क्या बैलेंस डाइट, क्या आयरन के सप्लीमेंट्स या कोई न्यूट्रिशियस फूड को लेकर ये बीमारी कम या दूर नहीं की जा सकती है, जैसा हम बाकी बीमारियों में देखते हैं? कंचन जी, ये जेनेटिकली इनहेरिटेड परेशानी है, मतलब हमारे जीन्स में चली आ रही है। सिकल सेल और थैलेसीमिया हमारे जीन्स के माध्यम से हमें ट्रांसमिट होती है। हमें पता कब चलता है? जब हम हीमोग्लोबिन चेक कराने जाते हैं, और जब हमारा हीमोग्लोबिन 9 से 11 के बीच में पाया जाता है, तब हम एक सिंपल जांच जिसे एचपीएलसी टेस्ट कहते हैं, एचपीएलसी टेस्ट कहते हैं, उसके माध्यम से थैलेसीमिया माइनर का पता चलता है। थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है। थैलेसीमिया माइनर आपको पायलट बनने से लेके, टीवी एंकर से लेके, माउंट एवरेस्ट में जाने से नहीं रोकता, नॉर्मल वेरिएशन है। बट जब थैलेसीमिया माइनर दूसरे थैलेसीमिया माइनर से शादी करता है और बच्चा पेट में आता है, तब कहर बरपाता है, क्योंकि 25% लोगों में, 25% बच्चों में वो दोनों खराब जीन थैलेसीमिया परेशानी पैदा करते हैं। तो थैलेसीमिया माइनर नॉर्मल है। थैलेसीमिया माइनर हर काम कर सकता है, दुनिया का हर चीज खा सकता है, आयरन की गोली खा सकता है। और वैसे भी कंचन जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहूंगा, हर महिला की एक पुकार, हीमोग्लोबिन 12 के पार। हीमोग्लोबिन को 12 होना महिलाओं में सबसे ज्यादा आवश्यक है। जब हम ये जानेंगे कि नॉर्मल क्या है, तभी हम अब नॉर्मल के पीछे भाग पाएंगे और जो परेशानी है उसको हटा पाएंगे। अच्छा डॉक्टर राहुल, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि विमेंस का जो हीमोग्लोबिन होता है वो 12 क्रॉस होना चाहिए। किसी पर्सन को ये फर्ज करते हैं थैलेसीमिया नहीं है, वो विमेंस, वो इंडिविजुअल अपना हीमोग्लोबिन 12 प्लस कैसे रख सकते हैं? इज इट ओनली बेस्ड ऑन डाइट? कंचन जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। महिलाओं में ही हीमोग्लोबिन लो क्यों होता है, ये बात जानना समझना आवश्यक है, क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो हर 28 दिन में आती है, जिसकी वजह से ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से हमारी बहनें, हमारी माताएं हीमोग्लोबिन लो की वजह से परेशान रहती है। मेरी अपनी खुद की वाइफ हीमोग्लोबिन लो की वजह से परेशान है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग ज्यादा होती है। तो ये बात समझना, सिर्फ खाने की परेशानी नहीं है, खाने में भी हमारे पास कौन सी डाइट हम खा रहे हैं, किस ठीक है, टाइम पे हम यानी खा रहे हैं, वो यानी भी कि बहुत आवश्यक है कंचन जी। तो ठीक है, हमारी क्योंकि डाइट पे भी हम बहुत बेस्ड रहता सारी है। जगहों, डॉक्टर राहुल, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर शिशिर सेठ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। जम्मू से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। सर, आप अपना नाम बता सकते हैं, अपना सवाल भी पूछिएगा। अजय जी जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका सवाल। सवाल मेरा है कि पेट मेरा वजन बढ़ी जा रहा है, कैसे बढ़ रहा है मतलब? सर प्लीज टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर लीजिएगा, मैं आपका सवाल नहीं सुन पा रही हूँ। पाँव में दर्द नहीं जाती और लो 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 मैम लो। जी अजय जी, अपना सवाल पूछिए। दर्द नहीं जाती, पेट सूजा रहता है, मतलब डॉक्टर से यही पूछना था क्या क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर शिशिर, आपने सुना होगा इनके पेट में स्वेलिंग रहती है, हीमोग्लोबिन भी मेरे ख्याल से लो है। क्या रीजन है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं, इन्होंने कभी अपना अल्ट्रासाउंड का टेस्ट किया है क्या? नहीं, पेट में स्वेलिंग के कारण करवाया कुछ नहीं मैंने अभी। नहीं करवाया है डॉक्टर शिशिर। तो मे बी एक अल्ट्रासाउंड इनको करना चाहिए, कि उससे आइडिया लगेगा कि इनका लिवर और स्प्लीन तो नहीं बढ़ा है ना। तो वो लिवर स्प्लीन बड़े होने के कारण जो है कि या तो कुछ हीमोलिटिक एनीमिया जैसे थैलेसीमिया और दूसरे तरीके की हीमोलिटिक एनीमिया, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। या कभी कभी जो है कि लिवर की प्रॉब्लम के कारण जो है हीमोग्लोबिन कम हो सकता है और लिवर स्प्लीन बड़े हो सकते हैं। तो एक अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। इनका बिलिरुबिन कैसा रहता है, कभी पीलापन तो नहीं रहता है शरीर में? अजय जी,
मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही होगी। अल्ट्रासाउंड एक डायग्नोस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर शिशिर, मैं भी आपसे हाँ, पेट की स्वेलिंग क्यों है उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, वो एक आइडिया देगा। और हमको लिवर फंक्शन टेस्ट करना और ब्लड क्यों कम रह रहा है उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली। ओके। नीतू गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीतू जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। टीवी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। नीतू जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर शिशिर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, थैलेसीमिया को लेकर डॉक्टर राहुल भी लगातार चर्चा कर रहे थे हमारे साथ। क्या दो इट्स ए जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या अपने ब्लड को, अपनी ब्लड साइकिल को मेंटेन करने के लिए अपने डाइट को अगर हम मेंटेन करें, न्यूट्रिशनस फूड खाएं, तो ब्लड, क्या हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छा रह सकता है? अब देखिए, जो है कि थैलेसीमिया एक डिफरेंट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और ब्लड कम होना थैलेसीमिया एक कारण हो सकता है, इसके अलावा भी और दूसरे कारण जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो सबसे कॉमन कारण है, जिसमें आयरन की कमी होना, जो दुनिया भर में सबसे कॉमन कारण है हीमोग्लोबिन कम होने का। स्पेशली मोर देन 50% फीमेल्स और बच्चों में आयरन की कमी होती है बिकॉज ऑफ पुअर ओरल इनटेक, और फीमेल्स में स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल में दे आर लूजिंग ब्लड। तो ये एक कारण है। अब थैलेसीमिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, थैलेसीमिया माइनर, जिसमें कि हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम रहता है। और नॉर्मली देखने में थैलेसीमिया माइनर के पर्सन को कोई सच प्रॉब्लम नहीं होती है। जब वो ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हीमोग्लोबिन उनका नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में 2-3 ग्राम कम रहता है, नॉर्मली 10 से 12 ग्राम। और एक इन जनरल सेंस में जब डॉक्टर देखते हैं तो वो आयरन की डेफिशिएंसी जैसा लगता है, लेकिन जब हम आयरन के टेस्ट करते हैं तो उसमें नॉर्मली आयरन की कमी नहीं होती है। तो वो एक इंडिकेट करता है कि हाँ, ये थैलेसीमिया माइनर होगा। और फिर उसको हमको HPLC टेस्ट करके कंफर्म करना। थैलेसीमिया माइनर एज सच कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब दो कपल में दोनों पार्टनर को थैलेसीमिया माइनर हो तो वो एक सीरियस बीमारी जिसको थैलेसीमिया मेजर कहते हैं, जिसमें कि बच्चा बगैर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सर्वाइव नहीं कर सकता, वो हो सकती है। और एक ये प्रिवेंटेबल डिजीज है जिसको हम रोक सकते हैं। उसको रोकने का तरीका यही है कि अगर किसी को थैलेसीमिया माइनर डिटेक्ट होता है, वो अपने परिवार में भाई बहनों और अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव की जांच कराए कि किसी को थैलेसीमिया माइनर नहीं है। जिसको थैलेसीमिया माइनर है वो कोशिश करें कि उनके जब भी शादी अगर नहीं हुई है तो पार्टनर को थैलेसीमिया माइनर जैसी कोई बीमारी ना हो। इन केस अगर दोनों पार्टनर को थैलेसीमिया माइनर जैसी बीमारी है तो जब बच्चा गर्भ में आता है तो 10 से 12 हफ्ते में उसकी जांच करके देखी जा सकती है कि उसको थैलेसीमिया मेजर की तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ इन केस थैलेसीमिया मेजर है तो उसको जो है कि फिर हम अर्ली एज में ही ट्रीट कर सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन, लेकिन ट्रीटमेंट इज बेटर देन मींस के कंपैरिजन में प्रिवेंशन इज बेटर। तो प्रिवेंशन का तरीका यही है कि जिसको भी हम डिटेक्ट करते हैं कि थैलेसीमिया माइनर है, वो अपनी फैमिली को स्क्रीन करे। अगर वो जो भी जिसकी मैरिज नहीं हुई है वो देखें कि जब भी उनके पार्टनर को थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, और इन केस दोनों पार्टनर को हो तो वो एंटीनेटल डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में बच्चे की जांच करनी। हमारे साथ दो कॉलर भी जुड़ गए हैं, नेहा और पूजा। पूजा, मैं चाहती हूँ आप अपना सवाल रखें। हाँ जी, मेरे को थैलेसीमिया माइनर 50% डायग्नोज हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान। मेरे हस्बैंड को तो नहीं है, बट अभी क्योंकि अब मेरी जो एज है वो 40+ है, तो अभी मुझे कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है या टेस्ट करवाने की ज़रूरत है? डॉक्टर राहुल, सुना होगा आपने, प्रेगनेंसी के दौरान इन्हें पता चला था कि इनको थैलेसीमिया है, इनके बच्चे को नहीं है, इनके पार्टनर को भी नहीं है, एज इनकी 40+ है, क्या प्रिकॉशन ले सकती हैं? वीकनेस एंड ऑल की भी कंप्लेन रही है। मैम, कुछ नहीं करना है आपको, अपना एक आयरन प्रोफाइल चेक करा लीजिए।
थैलेसीमिया माइनर के साथ कई बार आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। थैलेसीमिया माइनर के साथ अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन ले लीजिएगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हीमोग्लोबिन को हमेशा आपका 9 से 11 के बीच में रहेगा। आपके पार्टनर को थैलेसीमिया माइनर नहीं है तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं में अक्सर इसमें आयरन डेफिशिएंसी की वजह से कमजोरी रहती है, रात में पैरों में दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, थकान रहती है, उसके लिए आयरन सप्लीमेंटेशन ले लीजिए। एक काम जो घरेलू नुस्खा कर सकती है, खाना खाने के बाद 2 घंटे तक चाय मत पीजिएगा या दूध मत लीजिएगा। और अगर आयरन की गोली अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो ध्यान रखिएगा, आयरन की गोली के साथ 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद दूध, दही, पनीर, हरी सब्जी, कैल्शियम का सेवन मत करिएगा। डॉक्टर राहुल, कुछ ऐसे भी केसेस मैंने सुने हैं पर्सनली भी कि कुछ वुमेन्स जो है वो आयरन नहीं ले पाती हैं, आयरन की टैबलेट्स कंज्यूम करने में उन्हें प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान हो या आफ्टरवर्ड्स भी हो। जैसे कि कॉलर भी हमसे पूछ रही थी, हो सकता है कि आयरन की टैबलेट्स कंज्यूम करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, उसके बाद मैं नेहा जी का भी सवाल लूंगी। बहुत ही सिंपल है कंचन जी, जो लोग 30 से 35% लोग आयरन टैबलेट नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ डिस्टेस्ट, पेट में दर्द होना, लूज मोशन या कब्जियत की शिकायत की वजह से, इन लोगों में जिसमें आयरन डेफिशिएंसी प्रूवन है, उनमें आज की तारीख में इंजेक्शन आता है फेरिक कार्बोऑक्सी माल्टोज, जो 15 मिनट में आपको कहीं भी लगवाया जा सकता है। बट आयरन का इंजेक्शन हमेशा नियर बाय अस्पताल में या इमरजेंसी में लगवाएं, घर पे कभी मत लगवाइएगा। ये उन लोगों के लिए है जो ओरल आयरन टॉलरेट नहीं कर पाते। ओरल आयरन और आईवी आयरन दोनों की जो क्षमता है हीमोग्लोबिन बढ़ाने की वो सेम है, पर आईवी आयरन उन लोगों के लिए है जो कार्डियक प्रॉब्लम से ग्रसित है, जिनको क्रॉन्स डिजीज है, इनमें एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है या वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, नेहा भी हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा जी, आप अपना सवाल रख सकती हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि मुझे थायराइड है और मुझे मेरा वेट और पेट दोनों बहुत बढ़ रहा है और मुझे सर सुस्ती बहुत रहती है, दिन भर सुस्ती रहती है, थकावट महसूस होती है और घुटनों के नीचे तो पैरों में बहुत दर्द होता है, रातों को नींद नहीं आती है, पैर ऐसे फटने लगते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है, मुझे जागना पड़ता है रात भर, इतना दर्द से मुझे तड़पना पड़ता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब मुझे हाइपर थायराइड है। डॉक्टर शिशिर, इनको थायराइड की प्रॉब्लम है, बॉडी एक रहता है, पैरों में बहुत दर्द रहता है, घुटने के नीचे इनको ज़्यादा दर्द रहता है, दर्द इतना ज़्यादा है कि रात में ये सो नहीं पा रही है। इज इट रिलेटेड टू थैलेसीमिया? नहीं, ये थैलेसीमिया से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि इनको साथ में आयरन की कमी हो। बहुत सारी फीमेल्स को जो है कि कैल्शियम की कमी हो सकती है। इनको डायबिटीज़ तो नहीं है। नेहा, क्या आपको डायबिटीज़ है? डायबिटीज है, पर शरीर बहुत सुस्त रहता है और बहुत हड्डियों में दर्द वगैरह बहुत ज्यादा रहता है मुझे। तो ये हो सकता है कि इनको आयरन और कैल्शियम की कमी हो, तो ब्लड टेस्ट करके देख सकते हैं कि आयरन प्रोफाइल ठीक है। अगर आयरन प्रोफाइल ठीक नहीं है तो आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए। और बहुत सारी फीमेल्स को कैल्शियम कम रहता है, तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। ये प्रोबेबली इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। इनका हीमोग्लोबिन कैसा रहता है? नेहा, आपका हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन तो मुझे इतना पता नहीं है, शायद कम होगा, मुझे तो इतना पता नहीं है। अच्छा, इन्होंने अभी जांच नहीं कराई है डॉक्टर शिशिर? तो एक बार जो है कि मे बी के रूटीन टेस्ट करा के देख सकते हैं कि जो जनरल हेल्थ कैसी है उसमें, क्योंकि ये जो इनके सिम्टम हैं ये काफ़ी वेग हैं, लेकिन ये आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी इनमें काफ़ी कॉमनली मिलते हैं और ये इस एज ग्रुप की फीमेल्स में कॉमन भी होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ लक्षण मिलता है तो कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट इनको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर राहुल, लगातार इस बात पर आप दोनों ही, डॉक्टर शिशिर और आप दोनों जोर दे रहे हैं कि आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है और वुमेन्स को एक पर्टिकुलर एज के बाद इन तमाम चीज़ों का सामना करना भी पड़ता है। अगर वो महिलाएं जो सप्लीमेंट्स नहीं ले पा रही हों, क्या हमें खाने से आयरन और कैल्शियम नहीं मिलता है उस क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी से सप्लीमेंट से वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? कंचन जी, बिल्कुल सही बोला आपने। खाने के साथ में हमारे को आयरन सप्लीमेंटेशन मिल सकता है। करने की क्या जरूरत है, जो एक लोहे की कढ़ाई है उसको नीचे उतार के खाना उसमें बनाना आवश्यक होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हरी
सब्जियां जो हम कहते हैं बहुत बार ज्यादा खाइए। हरी सब्जियों में इंडियन में फाइटेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, पर वो बहुत ज्यादा आयरन रिच नहीं हो पाते, इसीलिए क्योंकि अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जैसे गुड़ है, चना है। तीसरी डेट्स जिसे खजूर कहते हैं, इनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। कभी भी आप देखिएगा, हमें अगर खाना खाना है या डेट्स वगैरह लेने हैं, उसको विटामिन सी या जो सिट्रस फ्रूट होता है या जूस होता है, जैसे ऑरेंज जूस होता है, उसके साथ लेना जरूरी होना चाहिए, ताकि वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि खाना खाने के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद दूध या चाय का सेवन ना करें, क्योंकि वो आयरन को किलेट करके बाहर निकाल देता है। साथ ही में जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के गैप कैल्शियम की गोली में और खाना खाने में 2 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि जब हम आयरन रिच डाइट खाते हैं वो कैल्शियम से किलेट होकर चला जाता है। तो ये छोटी छोटी मामूली चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने घर में ही चीजों से आयरन डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन, आप आयरन किसके साथ कंबाइन करके खा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए सभी डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स एक साथ नहीं लेने चाहिए। डॉक्टर शिशिर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, अगर कोई मदर को थैलेसीमिया है, माइनर थैलेसीमिया है, क्या, और पार्टनर को थैलेसीमिया नहीं है और बच्चे को भी थैलेसीमिया नहीं है, क्या वो चीज़ बच्चे की कमिंग जनरेशन्स में आ सकती है? नहीं, देखिए, अगर बच्चे को जो है कि थैलेसीमिया माइनर नहीं है तो डेफिनेटली वो जो है कि उस बच्चे के थ्रू तो प्रोपेगेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो जिस भी मेंबर को थैलेसीमिया माइनर है वही जो है वो उस जीन को प्रोपेगेट कर सकते हैं, वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिसको वो नहीं है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक फैमिली में थैलेसीमिया हो तो सारे मेंबर्स ही उसके अफेक्टेड हों। कुछ मेंबर अफेक्टेड होते हैं, कुछ मेंबर अफेक्टेड नहीं होते हैं। जो मेंबर अफेक्टेड होते हैं वो इस जीन को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो अफेक्टेड नहीं होते हैं वो इस जीन को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, उसमें कोई इतनी चिंता की बात नहीं होती है। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, मैं आखिरी सवाल पर आ रही हूँ। डॉक्टर राहुल, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि किन चीज़ों का सेवन करने से, अच्छा डॉक्टर राहुल हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर शिशिर, मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, किन चीज़ों का सेवन करने से हमारा खून जो है शरीर में बढ़ता है? ऐसा कुछ होता भी है सर, या अगर हमारा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बॉडी में तरह तरह के विटामिन ए एंड सी, ये सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर हैं तो हमारा ब्लड फ्लो भी अच्छा रहेगा, या हम कुछ ऐसा खा सकते हैं जिससे हमारा शरीर का ब्लड जो है, जो खून है, वो बढ़े? हाँ, देखिए, जो है कि शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो हम अपने न्यूट्रिशन के थ्रू ही पूरी करते हैं। तो हमारा एक न्यूट्रिशन, संतुलित न्यूट्रिशन होना चाहिए, है ना। बहुत सारा जो जंक फूड हम खाते हैं उससे वो हमारा न्यूट्रिशन गड़बड़ होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को हार्म देता है। तो हमारे को एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। जैसे डॉक्टर राहुल ने पहले भी डिस्कस किया कि जो हम डाइट लेते हैं उसमें अगर हम आयरन की तरफ ध्यान दें तो फिर उसमें हमको जो है कि मिल्क प्रोडक्ट, चाय, कॉफ़ी, इवन सुपारी, ये जो सारे प्रोडक्ट होते हैं ये जो आयरन को बाइंड कर देते हैं। तो इसको खाना लेने के कम से कम 2 घंटे के बाद लें, ताकि जो आपकी डाइट में जो आयरन है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके। ठीक है। कुछ चीज़ें, जितने भी डार्क कलर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं, दे आर आयरन रिच। गुड़, है ना, खजूर हुआ, पोमग्रेनेट, बीटरूट, ऑल दीज आर आयरन रिच फूड। सो डेफिनेटली आयरन की डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन डेफिशिएंसी है। और हम आयरन रिच डाइट एंड प्रॉपर प्रिकॉशन लें, थोड़े से सिट्रस फ्रूट लें, क्योंकि जो विटामिन सी होती है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। तो अगर हम ये सारी प्रिकॉशन के साथ अपनी डाइट को मेंटेन करें तो प्रोबेबली हम इस तरीके की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिशिर, समय की कमी है हमारे पास, हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राहुल, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैलेसीमिया को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लोगों को देने के लिए, और कैसे आप अपनी डाइट में आयरन और कैल्शियम इंक्लूड कर सकते हैं। आयरन की सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो आप उसको मॉर्निंग में ले सकते हैं, और कैल्शियम अगर आप ले रहे हैं तो आप उसको नाइट की मील के बाद ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज मेरे साथ स्वस्थ रहो मस्त रहो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी सेहत से जुड़े किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। देखते रहिए इंडिया डेली।